नमस्कार। केंद्र सरकार की एजेंसियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। एक के बाद एक विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पिछला 2 हफ्ता विपक्ष के नेताओं के ऊपर बहुत भारी गुजरा है। बिहार से लेकर के पश्चिम बंगाल और दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तेलंगाना तक विपक्ष की कई पार्टियों के नेताओं के खिलाफ छापे पड़े हैं। सीबीआई और ईडी ने उनके नेताओं को बुला करके पूछताछ की है, जब्ती हुई है और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये एक ऐसा घटनाक्रम है, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई की ऐसी उसमें तेजी आई है, इतनी गति बढ़ी है उसकी कि इसको लेकर के कई तरह के राजनीतिक विमर्श शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ा राजनीतिक विमर्श या सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल ये है कि केंद्रीय एजेंसियों की जो कार्रवाई हो रही है या उसमें जो तेजी आई है, क्या उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? ये बड़ा सवाल है, लाख टके का सवाल है। क्योंकि अगर फायदा नहीं होना है तब तो इस तरह की इतनी तेज कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है। अगर फायदा नहीं होना है तो क्यों केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी इतनी आलोचना झेलने वाला काम करेगी जिसके लिए इतनी आलोचना हो? तो निश्चित रूप से बीजेपी के एजेंडे में, केंद्र सरकार की अपनी सोच में, जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनकी सोच में ऐसा होगा कि इससे फायदा होगा। दूसरी तरफ एक जानकारों का एक समूह ऐसा है या विपक्ष की पार्टियों के नेताओं का एक समूह ऐसा है जो ये मान रहा है कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा और जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है उनको फायदा होगा। तो ये 2 स्थितियां हैं। एक स्थिति कि क्या ये जो कार्रवाई हो रही है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स वगैरह की, उससे भाजपा को फायदा होगा, और दूसरी तरफ कि क्या उससे विपक्ष के प्रति सहानुभूति हो सकती है जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ये 2 स्थितियां हैं, ये 2 ही चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर ये बारी बारी से अलग अलग राज्यों की कहानी अलग अलग देखेंगे कि वहाँ क्या, किस राज्य में क्या स्थिति बनती है, लेकिन उससे पहले अगर पिछले 2 हफ्ते की गतिविधियां देखें या पिछले 15-20 दिन की, तो उसमें लगेगा कि एक ट्रेंड है, एक पैटर्न निकल रहा है और ये अनायास नहीं हो रहा है। मतलब ये रूटीन का काम नहीं है कि सीबीआई की तरफ से मनीष सिसोदिया को बुलाया गया, उनको नोटिस दिया गया। उनके यहाँ 19 अगस्त को, पिछले साल अगस्त में छापा पड़ा था और उसके बाद एक बार उनसे पूछताछ हुई थी और फिर शांति हो गई थी। ऐसा लग रहा था, उन लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया था कि उनके खिलाफ एजेंसी को कुछ नहीं मिला है। लेकिन अचानक सीबीआई की तरफ से एक नोटिस आया और नोटिस आते ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि अब सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। और सचमुच ऐसा हुआ, वो पेश हुए और पेश होने के साथ ही उनको 8 घंटे की पूछताछ हुई। 24 फरवरी को वो गए ईडी के सीबीआई के सामने और सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया। सीबीआई ने उनको अरेस्ट करके पहले 5 दिन पूछताछ की, फिर उनको 3 दिन का रिमांड पर लिया, 3 दिन की, और 8 दिन पूछताछ करने के बाद उनको न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तिहाड़ जेल में ईडी ने उनसे दो बार पूछताछ की और उसके बाद ईडी ने भी उनको गिरफ्तार कर लिया, ठीक उस दिन जिस दिन उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली थी। जिस दिन उनकी जमानत याचिका दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आने वाली थी सुनवाई के लिए, उससे 1 दिन पहले उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। तो अब वो सीबीआई और ईडी दोनों की गिरफ्त में है। ईडी ने उनको 7 दिन के रिमांड पर ले लिया है। उनसे 7 दिन के रिमांड पर लेकर के ईडी पूछताछ कर रही थी। तो ये स्थिति है दिल्ली की। ये दिल्ली में जो गैर भाजपा विरोधी जो दल है या जो सत्तारूढ़ दल है आम आदमी पार्टी, उसकी इसी समय, जिस समय ये गतिविधि, ये घटनाक्रम चल रहा था, उसी समय बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के यहाँ कार्रवाई शुरू हुई। पहले सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में, रेलवे में जो जमीन के बदले भर्ती हुई थी, ऐसा कहा जा रहा है, उसका एक कथित घोटाला है जो लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुआ था। यानी 2004 से 2009 के बीच की ये घटना है, आज से 14 साल पहले की, कम से कम 14 साल पहले की। तो उस समय ये घटना हुई थी कि रेलवे में नौकरी देने के बदले में लालू प्रसाद और उनके लोगों ने जमीनें ली थी कुछ लोगों से। उस मामले में सीबीआई ने पहले राबड़ी देवी से पूछताछ की, उसके बाद लालू यादव से पूछताछ हुई और उसके तुरंत बाद ईडी ने छापा मारा लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के घर पे और उनकी 3 बेटियों के घर पे। उसके अलावा उनकी पार्टी के एक पूर्व विधायक के घर पे छापा पड़ा। और उसी बीच उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के एक बड़े नेता हैं और कई बड़े नेताओं के करीबी हैं, वो युवा नेता हैं शांतनु बनर्जी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया वहां शिक्षक भर्ती घोटाले में। उसी शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थो चटर्जी पहले से गिरफ्तार हैं और जेल में हैं। वीरभूमि में, पश्चिम बंगाल में ही वीरभूमि के बड़े नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के अनुव्रत मंडल, उनको मवेशियों की तस्करी के आरोप में पहले गिरफ्तार किया गया था और अब उनको ईडी ने अपनी हिरासत में लिया, उनको दिल्ली लाया गया है। उसी समय, जिस समय ये दिल्ली में, बिहार में, बंगाल में ये कार्रवाई हो रही थी, उसी समय महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के एक नेता हैं सदानंद कदम, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। और
उसी बीच इसी मामले में, दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मामले में, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने बुला करके पूछताछ की। सीबीआई उनसे पहले दिसंबर में पूछताछ कर चुकी है। तो ये चाहे बिहार में भाजपा विरोधी पार्टी हो राष्ट्रीय जनता दल, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट का, शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट हो, तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति हो, इन तमाम पार्टियों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, छापे पड़े हैं, पूछताछ हुई है या गिरफ्तार किया गया है। तो इसको क्या रूटीन का घटनाक्रम माना जा सकता है कि 15 दिन के भीतर 5 अलग अलग राज्यों में अलग अलग मामलों में विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो, इस तरह से छापेमारी हो, उनको गिरफ्तार किया जाए या उनसे पूछताछ की जाए? निश्चित रूप से यह रूटीन का मामला नहीं है। कोई भी एजेंसी रूटीन में इस तरह से इतनी तेजी नहीं दिखाती है। और कोई मामला, ऐसा मामला कोई नहीं है बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई मामला हो और एजेंसी इतनी सख्ती दिखाए, इतनी तेजी दिखाए तो बात समझ में आती है। दिल्ली में शराब घोटाला, बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला, बिहार में रेलवे में भर्ती घोटाला 2004 से 2009 का, इस तरह के मामले हैं ये। और इसमें तमाम बड़े नेताओं के, जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, उनके परिजनों को और उनके करीबी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। तो ये अनायास नहीं हो रहा है, ये किसी न किसी मकसद से हो रहा है। और ये जब से प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 400 दिन बचे हैं, उसके बाद से ये इस तरह की कार्रवाई तेज हुई है। उसके बाद से ही विपक्ष को इस तरह से घेरना शुरू किया गया है। तो ये जो अभी मोटे तौर पर जो पहली नज़र में आप देखेंगे इस कार्रवाई को, विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई को, तो उससे ऐसा अंदाजा लग रहा है कि बीजेपी को इसमें फायदा दिख रहा है और उसको उसके 3 मकसद स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। पहला मकसद तो यह है कि विपक्ष के तमाम नेताओं को भ्रष्ट साबित किया जाए। हालांकि उसके लिए अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष के तमाम नेताओं पर पहले से आरोप लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति के क्षितिज पर उभरने से पहले ही ये तमाम नेता किसी न किसी मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए थे। अब उनके कुछ नए मामले भी आ गए हैं और एजेंसी की कार्रवाई तेज हो गई है। तो विपक्ष को भ्रष्ट साबित करना है। विपक्ष के, अगर जनता के बीच में ये छवि बनती है विपक्ष की कि इनको जब सरकार मिलती है, जब सत्ता में होते हैं तो ये लूट खसोट करने वाली पार्टी है, और जो बीजेपी है जिसके नेता नरेंद्र मोदी हैं, वो भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाली पार्टी है, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो एक उनकी ये छवि है। तो जितना विपक्ष के नेताओं के ऊपर जितना दाग लगेगा, वो जितना भ्रष्ट साबित होंगे, उनके भ्रष्टाचार की जितनी कहानियां खुलेंगी, नरेंद्र मोदी की छवि उतनी ज़्यादा चमकेगी। वैसे इंडिविजुअल या उनके ऊपर अभी इस तरह के किसी तरह का आरोप कोई नहीं लगा है। विपक्ष को आरोप लगे भी हैं तो उसके कोई सबूत या कोर्ट से किसी तरह का नोटिस, सुनवाई, उनके ऊपर कोई सजा वगैरह की कोई आरोप प्रमाणित होने की कोई बात नहीं है। आरोप भी लगे हैं तो वो खारिज हो गए हैं कोर्ट से, देश की सर्वोच्च अदालत से खारिज हो गए हैं, चाहे राफेल का मामला हो या और भी मामले हो। तो उनकी छवि चमकेगी अगर विपक्ष के ऊपर दाग लगता है, कीचड़ उछलता है। अगर विपक्ष के नेताओं के यहाँ छापे पड़ते हैं और करोड़ों रुपए बरामद होते हैं, करोड़ों रुपए की ज्वेलरी बरामद होती है, जमीन के कागजात मिलते हैं, तो इससे उनकी छवि बिगड़ेगी और उसके मुकाबले नरेंद्र मोदी की और भाजपा की छवि और चमकेगी। तो पहला मकसद तो ये लग रहा है कि चुनाव के पहले, अभी चुनाव में 1 साल है, और उसके पहले अगर विपक्ष को डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है, उसको भ्रष्ट साबित कर दिया जाता है, तो जो मध्य वर्ग आज महंगाई को लेकर के या बेरोजगारी को लेकर के या किसी और कारण से परेशान भी है या सरकार के ऊपर सवाल भी उठा रहा है, तो वो सवाल उठाना बंद करे, क्योंकि उसको लगे कि नरेंद्र मोदी और भाजपा के मुकाबले जो विकल्प है वो बहुत खराब है। तो पहला मकसद तो यह है। दूसरा मकसद यह है कि पैसे का स्रोत बंद हो जाए। जैसे ही केंद्रीय एजेंसियों के छापे पड़ते हैं, जैसे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की टीमें पहुंचती हैं और कागजातों की जांच शुरू होती है, वैसे ही सारे लोग, जो भी पैसे का काम धंधा करने वाला, लेन देन करने वाले जितने भी लोग हैं, वो बैकफुट पर आ जाते हैं। किसी भी पार्टी के लिए, कोई भी पार्टी खुद से अपना ये धंधा नहीं करती है। पैसे रुपए के ट्रांजेक्शन का काम करने वाले बीच के लोग होते हैं, जनरली कारोबारी होते हैं, उद्योगपति होते हैं। वो सब डर जाते हैं, उनके यहाँ घबराहट हो जाती है, उनको फंसने का अपना खतरा दिखने लगता है। और वैसे भी जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो अकेले नेताओं के खिलाफ नहीं करती हैं। उन नेताओं के जो करीबी लोग होते हैं, खासतौर से ऐसे करीबी जो पैसे के लेन देन में शामिल रहते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है। जैसे बिहार में ही आप देखें कि बिहार में किस तरह से लालू यादव के करीबी 4 बड़े नेताओं के, जो सबसे अमीर नेता हैं, पहले भी हमने अपने प्रोग्राम में कहा है कि राज्यसभा सांसद अमरेंद्रधारी सिंह, राजद के कोषाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य सुनील सिंह, उद्योग मंत्री और कारोबारी समीर महासेठ, और पूर्व विधायक अबू दोजाना जो बिल्डर हैं जिनके यहाँ भी छापा पड़ा, ये सब लोग पैसे के मामले में सक्षम लोग हैं और ये माना जाता है कि आरजेडी के लिए पैसे के लेन देन का काम इन लोगों के जरिए होता होगा।
तो इन सब के यहाँ छापा डालने का मतलब है कि इस तरह के काम करने वाले तमाम लोगों में एक भय बैठे, तो उससे पैसे का स्रोत बंद हो जाएगा। जैसे किसी नेता के ऊपर छापा पड़ता है, उसके यहाँ जो लेन देन के जितने भी काम होने वाले होते हैं या जो रिश्वत की आवाजाही होने वाली होती है, वो सब बंद हो जाता है। लोग भयभीत हो जाते हैं, अधिकारी भी डर जाते हैं, कर्मचारी भी डर जाते हैं, कारोबारी भी डर जाते हैं। तो ये अगले 1 साल तक, और ये चुनाव जीतने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आजकल चुनाव भारी खर्चे का काम हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव बहुत महंगा कर दिया है, और अगर विपक्षी पार्टियों के कमाई का स्रोत बंद हो जाए, उनके चंदे का स्रोत बंद हो जाए, उनको मिलने वाले 2 नंबर के पैसे का स्रोत बंद हो जाए, तो कैसे लड़ सकते हैं। और ये कितना जरूरी है, इस बात को ऐसे समझें कि नवंबर में जब 2016 के नवंबर में जब नोटबंदी हुई थी, तो उस नोटबंदी की एक व्याख्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही की थी। खुद उन्होंने एक व्याख्या ये की थी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का और दूसरी विपक्षी पार्टियों का सारा कालाधन समाप्त हो गया, उनका सारा कालाधन बैंक में चला गया। तो ये एक नैरेटिव उस समय बना था, और उसके ठीक बाद 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव हुए थे, और पहली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटों पर जीती थी, और समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों का सफाया हो गया था, कांग्रेस पार्टी का भी सफाया हो गया था। तो ये पता नहीं उस समय नोटबंदी की वजह से उनका कालाधन खत्म हुआ या नहीं हुआ था, लेकिन ये एक हकीकत है कि अगर पैसे का स्रोत बंद हो जाता है, पैसा जहां है वहां रुक जाता है, तो फिर चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा विपक्ष के लिए। तो दूसरा मकसद तो ये है, और तीसरा मकसद है विपक्ष की तैयारियों को डिरेल करना, उसको बेपटरी करना। अगर बड़े नेता अरेस्ट हो जाते हैं या बड़े नेताओं को जांच में फंसा दिया जाता है, उनके खिलाफ सुनवाई होने लगती है, उनसे बार बार पूछताछ होने लगती है, उनके करीबियों के यहाँ छापे पड़ जाते हैं, तो चुनाव की तैयारी प्रभावित होती है। और अब सारी पार्टियां चुनाव के मोड में हैं। प्रधानमंत्री ने खुद 400 दिन कह के और सबको चुनाव के मोड में ला दिया है। राज्यों के चुनाव छोड़ दें, अभी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे समय में आप कल्पना करें कि अभी मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए, उससे आम आदमी पार्टी की चुनाव तैयारियों पर कितना बड़ा फर्क पड़ा होगा। मनीष सिसोदिया सिर्फ दिल्ली सरकार में मंत्री नहीं थे, नंबर 2 मंत्री नहीं थे, वो नंबर 2 नेता भी हैं आम आदमी पार्टी के। हर जगह अरविंद केजरीवाल उनको लेकर के जाते थे, रैलियां, रोड शो, चुनाव प्रचार सब उनके साथ किया जाता था। अब उनके जेल में होने की वजह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर सरकार में भी कामकाज बढ़ा हुआ है और राजनीतिक गतिविधियां भी, तो चुनाव की तैयारी इससे निश्चित रूप से प्रभावित होगी। इसी तरह से अगर लालू यादव के परिवार से किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उनकी तैयारियां, सारी तैयारी उनकी प्रभावित होगी, पूरी पार्टी की चुनावी तैयारी प्रभावित होगी, पूरा परिवार फिर उस चक्कर में पड़ता है। तो ये हर पार्टी के नेता के लिए कहा जा सकता है। तो एक मकसद केंद्रीय एजेंसियों के छापे का ये हो सकता है कि चुनाव की तैयारियों को, उनकी चुनाव की तैयारियों को पटरी से उतारा जाए। और ये तीनों अगर कामयाब होते हैं तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को है। इसलिए अभी पहली नज़र में ये लग रहा है कि जो कार्रवाई हो रही है उससे भाजपा को फायदा होगा। जो लोग ये मान रहे हैं कि इससे विपक्ष को फायदा होगा या सहानुभूति होगी विपक्ष के प्रति, वो एक तरह की गलतफहमी है, वैसा नहीं होता है। उस तरह से राजनीति का जो समीकरण है वैसे काम नहीं करता है। किसी भी पार्टी के जो कोर वोट है, हो सकता है वो कोर वोट ज़्यादा पोलराइज हो जाए, हो सकता है कि वो एकदम ज़्यादा एकजुट होकर के और वोट डाले, लेकिन उसके अलावा जो बड़ा समाज है, बहुसंख्यक वोटर है, उसके बीच भ्रष्ट होने का मैसेज आता है। अब ये नहीं हो सकता है कि आज अगर किसी पार्टी ने आरजेडी को बिहार में वोट नहीं दिया, किसी जाति ने या किसी समूह ने, तो वो इसलिए उसको आरजेडी को वोट दे देगा क्योंकि उसके ऊपर केंद्रीय एजेंसियों की ज्यादती हो रही है, वो इसलिए उसके साथ नहीं आ सकता है। जो आरजेडी का कोर वोटर है वो हो सकता है एकजुट हो जाए, वो हो सकता है ज़्यादा एकजुट होकर के वोट देने लगे, जो उसका 5-10% जो बीजेपी को वोट जाता था वो न जाए, लेकिन जो नहीं देता था उसमें से भी लोग आकर के देने लगेंगे और ये कह के कि इनके ऊपर ज्यादती हो रही है, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये एक बड़े समाज में जो बहुसंख्यक वोटर है, जो व्यापक समाज है, उसके बीच में इनकी साख खराब करने, विश्वसनीयता खराब करने, इनके प्रति एक धारणा बनाने, भ्रष्ट होने की धारणा बनाने का जो नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है, उसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। इनके प्रति सहानुभूति होगी तो वो एक बहुत छोटे से समूह की सहानुभूति होगी, जो चुनाव जिताने वाली चीज नहीं साबित हो सकती है। चुनाव जिताने वाली चीज एक ही होगी जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ईडी ने समूचे विपक्ष को एकजुट कर दिया है। अगर ईडी से, सीबीआई से डर के बगैर, बिना डरे, उसका डर छोड़ करके, जेल जाने का डर छोड़ करके अगर विपक्षी पार्टियां एक हो जाती हैं, और जो शशि थरूर ने कहा था या बाद में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हर उम्मीदवार के सामने विपक्ष का एक उम्मीदवार अगर देश में देने की सहमति बन जाती है, तब उनका वोट आधार बड़ा होगा और तब कुछ फायदा हो सकता है। अलग अलग पार्टियां अगर इस उम्मीद में हैं कि उनके प्रति सहानुभूति हो रही है और उससे फायदा होगा, तो ये उनकी गलतफहमी है। धन्यवाद।
कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।